चलिए देखिए नाइन चैप्टर कुछ और था, लेकिन वो क्या है, सिलेबस आउट है, बाहर निकल गया है। बट फिर भी उसके बारे में हम जब पूरा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर तो हम पढ़ लेंगे। आपका उसके बाद ये चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद क्या होता है और देहात क्या होता है, ये 27 स्टेप ज़्यादा बचा नहीं, 4-5 चैप्टर बचा, एक महीना इसमें क्लियर होगा। लिख लिए उपनिवेशवाद, जब कोई बड़ा और ताकतवर देश किसी छोटे या कमज़ोर देश पर कब्जा करके उसके धन संपत्ति और संसाधनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे अंग्रेज ने भारत पर कब्जा करके यहाँ से बहुत कुछ लूटा था, तो वो आप एग्जाम्पल से उतार सकते हैं। ठीक है, तो कोई ताकतवर देश किसी छोटे या कमज़ोर देश पर कब्जा करके उसका धन संपत्ति और संसाधनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। देहात का मतलब जानते हैं, ग्रामीण इलाका। कि देहात वह क्षेत्र है जो शहर से बाहर होता है, जहाँ ज़्यादातर खेत गांव या खेतीबाड़ी और प्राकृतिक माहौल होता है, उसको देहात बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको आप थोड़ा याद ही कर लीजिए। यह युद्ध क्या है, गंगा नदी के किनारे बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। ये भी पूछ सकता है कि प्लासी का जो युद्ध था, तो प्लासी का युद्ध प्लासी नाम क्यों पड़ा? तो क्योंकि ये प्लासी एक जगह का नाम था, वहीं पे युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको प्लासी का युद्ध कहा गया। ठीक है, तो वही यह युद्ध कहाँ, गंगा नदी के किनारे बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा। ठीक है, और राज्य आपका अगर राज्य पूछा जाएगा तो बंगाल राज्य में प्लासी नामक स्थान है। ठीक है, युद्ध दो पक्षों के बीच में हुआ था, दो के बीच में, एक में तो होगा नहीं, जब भी होगा तो दो साइड में होगा। पहला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मतलब बंगाल के राजा थे उसके बीच, और जो अंग्रेज आए थे उसके बीच में। ठीक है, कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, कंपनी का सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, प्लासी का युद्ध ये भी पूछा जाएगा, प्लासी का युद्ध कौन जीता? तो ब्रिटिश ये हार गया था, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था, और प्लासी का युद्ध जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो ये कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे ही वो प्लासी का युद्ध जीता, पूरा बंगाल पे अंग्रेज ने अपना कब्जा कर लिया। बंगाल अंग्रेजों का अधीन आने वाला भारत का पहला बड़ा क्षेत्र बना। मतलब भारत पे जब कब्जा किया था अंग्रेज, तो सबसे पहला बंगाल को किया था। बंगाल क्या है, अंग्रेजों के अधीन आने वाला भारत का सबसे पहला और बड़ा क्षेत्र बना बंगाल। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध भी 5 नंबर पूछता है कि प्लासी का युद्ध के बारे में थोड़ा सा विवरण दीजिए या समझाइए। तो आप यही सब कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध गंगा नदी के किनारे हुआ था, जो बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसीलिए इसको प्लासी का युद्ध कहा गया था। दो पक्षों के बीच में युद्ध हुआ था। तो पहला पक्ष था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। बाकी अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो आप सब्जेक्टिव में कुछ इस तरीके से उतार सकते हैं प्लासी का युद्ध के बारे में। ठीक है, इसमें आगे पढ़ना हमको क्या है, कर लगान। कि जैसे ही बंगाल पर सरकार अंग्रेज का कब्जा हो गया, तो विजय होने के बाद क्या है, अंग्रेज ने लगान वसूलने का व्यवस्था बनाया। ठीक है, 3 प्रकार से लगान को वसूलने का व्यवस्था बनाया। ठीक है, अंग्रेजों के समय काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक, 3 प्रकार का कैसे मतलब कर वसूला जाए, 3 तरीका बनाया गया था। पहला तरीका क्या था, ईस्ट मडारी बंदोबस्त। ठीक है, 1793 में, जिसे जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं।
दूसरा था रैयतवादी व्यवस्था और तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था। ये भी नोट कर लीजिए कि कर वसूलने का 3 प्रकार बनाया गया था कि 3 प्रकार से कर वसूला जाएगा। पहला है इस्तमरारी बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवादी व्यवस्था और तीसरा है आपका महलवाड़ी व्यवस्था। ये 3 प्रकार का कर बनाया गया था। अब व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि तीनों व्यवस्था में क्या क्या था, कैसे कर वसूला जाता था। सबसे पहला आपका है इस्तमरारी बंदोबस्त। सबसे पहला कर वसूलने का ये था कि ये 1793 में लाया गया था। ठीक है, इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त कर वसूली की एक अस्थाई व्यवस्था थी। इसे चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में लागू किया। ये भी किसने किया था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में पहला ये इस्तमरारी व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसी ने पहला व्यवस्था लागू किया था। ये डेट भी है, डेट भी लिख लीजिएगा 22 मार्च को। चार्ल्स कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793। ठीक है, उसके बाद है उस समय क्या है, बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा भी इसके अंतर्गत आते थे। मतलब ये जो पहला व्यवस्था था इस्तमरारी व्यवस्था, इसके बंगाल के साथ बिहार भी आता था और एक उड़ीसा राज्य ये भी आता था इसी व्यवस्था के अंदर। अंग्रेजों ने पुराने शक्तिशाली लोग जैसे राजा, नवाब, साहूकार को जमींदार बना दिया। ठीक है, जमींदार के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो इसमें भी क्या था, अंग्रेज जब जीता था बंगाल में, तो जो जहाँ का राजा था या बना था, मतलब मुखिया था, उसको क्या है जमींदार बना दिया था कि तुम कर वसूल के लाओगे सभी से। और क्या है कि जमींदारों को जमीन देकर किसानों से कर वसूलने का अधिकार दिया कि जमींदारों को जमीन देगा किसान को और किसान से कर वसूलने का अधिकार दिया गया अंग्रेज के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद बदले में जमींदारों को कंपनी को एक तय राजस्व हर साल देना पड़ता था। मतलब हर साल एक कर कि कितना कर होना चाहिए वो हर साल देना पड़ता था जमींदारों को, कंपनी को। ठीक है, जमींदार किसान से अपनी मर्जी का कर वसूलते थे। किसान से क्या है, अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना कर ले लेते थे। इसे ही अस्थाई बंदोबस्त इसलिए कहा गया है क्योंकि राजस्व की राशि अस्थाई थी। मतलब इसलिए इसको अस्थाई का मतलब क्या है, फिक्स रहता है कि जितना बोला जाएगा उतना। इसीलिए इसको क्या अस्थाई बंदोबस्त इसलिए कहा गया है क्योंकि राजस्व की राशि अस्थाई थी कि जितना, मतलब अगर 10 रुपया बोलेंगे कर वसूलने के लिए तो आप 10 रुपया ही वसूलिए। लेकिन क्या था यहाँ पे कि जमींदार किसानों से अपनी मर्जी का कर वसूलते थे, अपनी मर्जी से मनमानी करता था, इसीलिए फिर दूसरा लाया गया। इसमें क्या था, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि इसमें जमींदार सबसे महत्वपूर्ण बने, क्योंकि जो जमींदार होते थे वही किसान के घर जा जाकर कर वसूलते थे। ठीक है, समझ गए? दूसरा पढ़ेंगे फिर से इसको एक बार देखिए। इस्तेमाली नाम, इसका दूसरा नाम क्या है, अस्थाई, कि जो फिक्स रहता है उसी को बोलते हैं अस्थाई। ठीक है, तो 1793 में लाया गया था 22 मार्च को चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। और क्या है, उस समय बंगाल के साथ बिहार उड़ीसा राज्य भी थे। अंग्रेजों ने क्या है, जमींदारों को ही कर वसूलने का अधिकार दिया है, आप ही लोग कर वसूल के लाइए। ठीक है, जमींदार क्या करते थे, किसानों से अपनी मर्जी का कर वसूलते थे और इसे ही जमींदार व्यवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें जमींदार सबसे महत्वपूर्ण बने। और इसे इसीलिए अस्थाई बंदोबस्त कहा गया क्योंकि राजस्व की राशि अस्थाई थी, फिक्स थी कि जितना राशि फिक्स रहेगा उतना ही उसको कर मिलेगा। ठीक है, इसी को कहा गया आपका इस्तेमारी या अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, जिसमें जमींदार को बना दिया गया था कि आप ही लोग जाइए और कर वसूल कर लाइए। ठीक है, दूसरा व्यवस्था था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये क्या था, 1802 में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो ने, ठीक है ये भी लिखिए, 1802 में गवर्नर एक थे जिनका नाम था टॉमस मुनरो। ठीक है, टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की।
टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? हो गया, चलिए। अगले गवर्नर का कौन थे? टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था की शुरुआत की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की। यह व्यवस्था कहाँ थी? तो मद्रास में, बम्बई में और असम के कुछ हिस्सों में लागू हुआ था। पहला आपका था क्या? ये अस्थायी बंदोबस्त, ये कहाँ था आपका? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू हुआ था। और जो दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये आपका मद्रास, जिसको हम तमिलनाडु भी बोलते हैं, तो मद्रास, बम्बई और असम, इन 3 जगह पे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। लगभग 51% भूमि इस व्यवस्था में शामिल थी। ठीक है, कितना परसेंट था? तो 51% भूमि इस व्यवस्था में शामिल था। इसमें कैसे कर वसूला जाता था? इसमें क्या है? रैयत मीन्स किसान, किसान को ही भूमि का सीधा मालिक माना गया कि जो लोग किसान खेती करेंगे उसी को भूमि का सीधा मालिक बना दिया था। इसमें क्या था कि जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया था, बट किसान उसमें खेती करते थे। इसमें किसान को ही सीधा भूमि का मालिक बना दिया गया और डायरेक्ट किसान से ही अंग्रेज कर जमा करते थे। ठीक है, बीच में कोई जमींदार नहीं होता था। ठीक ना, इसमें क्या, डायरेक्ट किसान से ही अंग्रेज अपना कर जमा करते थे। ठीक है, इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है क्योंकि रैयत का अर्थ किसान होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर भूल भी जाते हैं तो रैयत है लिखा हुआ, तो रैयत मीन्स आप समझ आए कि रैयत मीन्स किसान होता है। हम कल ही लिखाए थे किसान का 3-4 अर्थ, रैयत था ना उसमें? नहीं था उसमें। 3-4 नाम क्या था उसमें? कल देख के बताओ। चलिए, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा तो रैयत मीन्स किसान, और इसमें क्या है, डायरेक्ट किसान से कर वसूला जाता था, इसीलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया। ठीक है, दूसरा व्यवस्था भी क्लियर। तीसरा व्यवस्था महालबाड़ी व्यवस्था, तो इसको कौन लाया था? तो 1822 में लॉर्ड बेलेजली ने इसको लागू किया था। लागू किया था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दोनों राज्य में लॉर्ड बेलेजली ने इस व्यवस्था को लागू किया गया, महालबाड़ी व्यवस्था को। बेलेजली ने इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू किया। इसमें क्या है, पूरे गांव को कर वसूली की इकाई माना गया। ठीक है, पूरा गांव का। अब इसमें देखिए कौन कर वसूलता था? तो गांव की तरफ से कर जमा करने की जिम्मेदारी मुकद्दम प्रधान या किसी बड़े रैयत को दी जाती थी। मतलब कोई बड़ा, जिसके पास ज़्यादा पैसा था, या तो मुखिया ले लीजिए, वही इसी को मुकद्दम प्रधान या किसी बड़े रैयत को दी जाती थी। वे सरकार को तय राजस्व से जमा करते थे और बाकी राशि अपने पास रखते। ठीक है, सरकार को जितना था कि आपका इतना कर होगा उतना जमा कर देते थे और बाकी राशि अपने पास रखते थे। इसे महालबाड़ी व्यवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि महाल का अर्थ क्या होता है? गांव। ठीक है, दूसरा व्यवस्था था रैयत, तो रैयत का मतलब क्या है? किसान, तो इसीलिए वो किसान जमा करता था कर। महालबाड़ी, महाल का अर्थ होता है गांव, इसीलिए इसको महालबाड़ी व्यवस्था कहा गया है। और इसमें गांव की तरफ से जमा करने की जिम्मेदारी मुकद्दम प्रधान नहीं तो किसी बड़े रैयत को दी जाती थी। ठीक है, तो 3 टाइप्स का आपका कर वसूलने का व्यवस्था था, तीनों समझ गया। पहला क्या था आपका? इस्तेमारी, जिसको हम अस्थाई बोलते हैं। इसमें कौन कर वसूलता था? जमींदार वसूलता था। ठीक है, इसमें कौन? किसान वसूलता था, और किसान को ही क्या है, भूमि का मालिक भी बना दिया गया था। तीसरा आपका महालबाड़ी व्यवस्था, तो इसको कौन, इसमें कौन था? मुखिया या कोई बड़ा रैयत। हेलो, उसके बाद आपका बंगाल और वहाँ के जमींदार कैसे थे?
तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना शासन बंगाल में स्थापित किया था, क्योंकि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब वहाँ पे हार मिला था और सबसे पहला भारत ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, यहाँ ग्रामीण समाज और भूमि संबंधी अधिकारी को नई व्यवस्था के अनुसार बदला गया। जो भूमि संबंधी था उसको क्या है, नई अधिकार के साथ व्यवस्था के अनुसार बदला गया था। 1770 के दशक तक लगातार अकाल और कम पैदावार से बंगाल की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। ठीक है, 1770 तक क्या था, वहाँ पे अकाल था या पैदावार कम हो रहा था खेती का, अनाज का, इसीलिए वहाँ का अर्थव्यवस्था क्या कमजोर हो गई थी। बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, बंगाल का जो गांव वाला इलाका था, ग्रामीण इलाका था, वो क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था उसका क्या है, कृषि पर निर्भर थे। कृषि नहीं होता था तो अर्थव्यवस्था नीचे आ जाता था उसका। कृषि में निवेश बढ़ाने और राजस्व पक्के तौर पर मिलने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा व्यवस्था, इस्तेमारी। ठीक है, याद रखें, कृषि में निवेश बढ़ाने और राजस्व पक्के तौर पर मिलने के लिए अंग्रेज ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, अंग्रेज चाहते थे कि ऐसा वर्ग बने जो कृषि सुधार करे और अंग्रेजी शासन का वफादार रहे। ठीक है, अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसा वर्ग बने जो कृषि में भी सुधार लाए और अंग्रेजी शासन का भी सुधार कर सके। ठीक है, लंबे विचार विमर्श के बाद नवाब, राजा, तालुकदार और साहूकार को जमींदार बना दिया गया। ठीक है, जमींदार किसको बना दिया गया तो बंगाल का, तो तालुकदार, वहाँ का बंगाल का साहूकार को जमींदार बना दिया गया, तालुकार को। ठीक है, लंबे विचार विमर्श के बाद, क्योंकि वह चाहता था कृषि में सुधार रहे और अंग्रेजी शासन भी ठीक से चले। ठीक है, जमींदार को क्या है, कंपनी को अस्थायी राजस्व देना पड़ता था। जो कंपनी को फिक्स था कि इतना देना है कर, वो क्या है, जमींदार देते थे कंपनी को। जमींदार क्या है, भूस्वामी नहीं, केवल राजस्व वसूलने वाले बनवाए गए थे। मतलब जमीन का मालिक नहीं होता था वो जमींदार, केवल क्या है, वसूलने के लिए उनको बनाया गया था जमींदार। ठीक है, ऐसा नहीं कि जमीन दे दिया तो जमीन का मालिक हो गया, वही है, जमींदार का है, भूस्वामी नहीं, केवल राजस्व वसूलने वाले बनाए गए थे। ठीक है, ताकि वो वसूल के वो अंग्रेज को दे सके, कंपनी को दे सके। ठीक है, कंपनी का नाम पूछा जाएगा तो कौन सा कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, समझे, वही कंपनी था। कि गांव से सबसे पहला क्या है, गांव से कर वसूल कर कंपनी को देना। उनके अधीन कई गांव होते थे और लगान की दर वही तय करते थे। ठीक है, जमींदार ही थे जो अपना लगान की दर तय करते थे कि कितना वसूल, कितना कर हमको किससे लेना चाहिए, कौन सा घर से कितना लेना चाहिए। ठीक है, वसूले गए लगान में कंपनी को तय राशि भेजना, कि जितना लगान मतलब वसूल लिया जाता था उसमें से कितना कंपनी को भेजा जाए वो। ठीक है, उनसे उम्मीद होती थी वो समय पर राजस्व जमा करे। ठीक है, देखिए यहाँ भी एक पॉइंट बनता है कि अगर समय पर राजस्व ना देने पर उनकी जायदाद नीलाम की जा सकती थी, नीलाम में इसका बेचा जाता था। अगर जो जमींदार समय पर राजस्व जमा नहीं करता था तो क्या है, उनका जो जमीन होता था खुद का वो बेच दिया जाता था। नीलाम, नीलाम का मतलब बेचना, दूसरे को बेच दिया जाता था, ऐसे करता था। तो वही है कि समय पर राजस्व जमा करना पड़ता था जमींदार को, समझे। तो जमींदार का ये काम था, गांव से कर वसूलना। उनके अधीन कई गांव होते थे जो लगान की दर तय करते थे, वसूले गए लगान में से कंपनी को राशि भेजना। उनसे उम्मीद होती थी कि समय पर राजस्व जमा करे, और समय पर अगर राजस्व नहीं जमा कर देते तो उनकी जायदाद नीलाम कर देते थे। तो उनको ये भी डर लगा हुआ रहता था। ठीक है, जमींदार राजस्व भुगतान में क्यों चूक करते थे, जमींदार जो थे राजस्व भुगतान में क्या चूक करते थे और क्यों करते थे, तो कर की दर बहुत अधिक होना। पहला पॉइंट ये बनता है कि कर की दर क्या है, बहुत अधिक थी। तो इसमें पॉइंट क्या है कि कंपनी ने शुरू में ही बहुत ऊंची राजस्व मांग की तय कर दी। कंपनी ने क्या बोला कि उस गांव से हमको इतना चाहिए कर, जबकि उस गांव से उतना इकट्ठा नहीं होता था, और उसको तो डर था कि अगर हम उतना नहीं दे पाएंगे तो मेरा ज़मीन क्या है वो बेच देगा, नीलाम कर देगा। तो क्या है वो ज़बरदस्ती सबके घर से ज़्यादा लेता था। ठीक है, उनका मानना था कि भविष्य में जब खेती बढ़ेगी और फसलों के दाम बढ़ेंगे तब जमींदार अधिक कमाएंगे, पर कंपनी को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, किसका मानना था, जमींदार का, कि
भविष्य में जब खेती बढ़ेगी और फसलों के दाम बढ़ेंगे तब जमींदार क्या है अधिक कमाएंगे, पर कंपनी को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी नुकसान से बचने के लिए कंपनी ने राजस्व को पहले से ऊंचा रखा, बट क्या है कंपनी को पहले से पता था कि ये सब काम होगा, इसीलिए क्या है इसी नुकसान से बचने के लिए कंपनी ने क्या है अपने राजस्व को कर को पहले से बना के ज़्यादा बना के रखा कि हमको ज़्यादा चाहिए था, ठीक है। लेकिन वास्तविक स्थिति में उत्पादन नहीं बढ़ा और जमींदारों पर कर का बोझ बहुत भारी पड़ गया, ठीक है। लेकिन उस टाइम की स्थिति में क्या है ज़्यादा किट से नहीं होता था और नहीं हो पाया भी था, इसीलिए जमींदार पर क्या है कर का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया, भारी पड़ गया, ठीक है। ये पहला है कि कर की दर बहुत अधिक होना, सबसे पहला पॉइंट ये चूक में जमींदार राजस्व भुगतान में क्यों चूक करते थे, तो कर की दर बहुत अधिक होता था इसीलिए, ठीक है। दूसरा है फसल की कीमतें कम होना, उस टाइम फसल की कीमतें भी बहुत कम थी, अभी बहुत ज़्यादा है लेकिन उस टाइम क्या है फसल की कीमत भी कम थी। बाजार में उपज के दाम क्या है बहुत कम मिलते थे, जो हम उपजाते थे उसका क्या दाम था बहुत कम था, बहुत कम मिलता था दाम। किसान ऊंचे लगान के कारण समय पर पैसा नहीं दे पाते थे, जो किसान थे वो ऊंचे लगान के कारण समय पर पैसा भी नहीं दे पाते थे कि जितना लगान हमको मांगा गया है उतना तो हमको मिला ही नहीं, अगर हम अपना फसल ही बेचे तो उतना लगान हमको उस टाइम मिला नहीं जो हम दे पाते, ठीक है। जब किसान लगान नहीं दे पाए तो जमींदार भी कंपनी को राजस्व नहीं दे सके, ठीक है। जब किसान नहीं देगा तो जमींदार अपना घर से थोड़ी दे सकता, तो जब किसान लगान नहीं दे पाए तब क्या जमींदार भी कंपनी को राजस्व नहीं दे सके, इसी कारण जमींदार कंपनी को तय राजस्व भुगतान में बार बार चूक करते थे, ठीक है। इसीलिए यही दो कारण है आपका कि जिसके कारण क्या है जमींदार कर देने में हमेशा चूक करते थे, जिसको क्या है उनको अपना जमीन से हाथ धोना पड़ता था और उनका जमीन को बार बार नीलाम करते थे, ठीक है। दो कारण कि कर की दर बहुत अधिक था, शुरुआत से ही कर बहुत ज़्यादा मांगा जाता था जमींदार से, और दूसरा है क्या कि फसल की कीमत कम होना, कि जो हम फसल उगाते थे बाजार में उसकी कीमत बहुत कम था, ठीक है। इसीलिए बार बार जमींदार कंपनी को राजस्व भुगतान नहीं करते थे और बार बार ये चूक होता था, गलती होता था, ठीक है। ये दो पॉइंट आपका इसमें समझे। ये कानून देखिए बहुत है, ये पूछता आपका सूर्यास्त कानून क्या होता है, ये भी लाया गया था अपना। देखिए सूर्यास्त कानून, चाहे फसल अच्छी हो या खराब हो राजस्व समय पर देना अनिवार्य। आपका फसल कैसा भी हो नहीं हो उससे सरकार को कोई मतलब नहीं था, अंग्रेज को उसको क्या है कर से मतलब होता था कि हमको कर चाहिए, ठीक है। सूर्यास्त कानून के अनुसार अगर जमींदार तय तारीख पर सूर्य ढलने तक राजस्व जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती, ठीक है। बोले ना उसकी जमींदारी क्या है नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून से जमींदारों को ताकत सीमित हो गई और वो सिर्फ इतना है, ठीक है। इसी कानून से जमींदार की ताकत सीमित हो गई और वो सिर्फ बस इतना में वो उसका कानून क्या है सीमित हो गया कि मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक ना। सूर्यास्त कानून पूछता है 5 नंबर में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर फसल उसका अच्छा हो या खराब हो उसको क्या है कर टाइम पे देना अनिवार्य था, कि हम ये टाइम दें आपको उसी टाइम में देना हो, ठीक है। सूर्यास्त कानून के अनुसार जमींदार अगर तय तारीख पर सूर्य ढलने तक राजस्व जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। ये भी पॉइंट है आपका कि यही कानून था, जमींदारों को ताकत उसका क्या सीमित हो गई, बहुत कम हो गया उसका ताकत जमींदार, ठीक है। सूर्यास्त कानून क्लियर। कि ब्रिटिश सरकार जमींदारों को अपने नियंत्रण में कैसे रखती थी, तो सबसे पहला है उच्च राजस्व मांग। इसमें क्या है कि कंपनी ने जमींदार पर बहुत ऊंचा और अस्थायी राजस्व तय किया, जिससे क्या है वो हमेशा दबाव में रहे, मतलब ऊंचा मांग किया कर का हमेशा। वही है कि कंपनी ने जमींदार पर बहुत ऊंचा और अस्थायी राजस्व तय किया जिससे वो हमेशा दबाव में रहे, क्योंकि उनको लगता था कि हम इस गाँव में जाएंगे तो ना कर तो मिलेगा नहीं हमको, लेकिन वहाँ ब्रिटिश सरकार का तो कहना था कि हमको उतना हम जो फिक्स कर दिए हमको उतना चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको वही है कि उच्च राजस्व मांग, ठीक इसकी ये दबाव में रहता था। दूसरा था कि कानून लागू कर दिया गया था सूर्यास्त कानून, कि अगर जमींदार तय तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं करते थे तो उनकी जमींदार नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। दूसरा कानून
कि सूर्यास्त तक वो राजस्व जमा नहीं करेंगे, उनकी जमींदारी क्या है, नीलाम कर दिया जाता था। तीसरा आपका नीलामी का डर, वो भी डर था कि अगर उसका जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा तो डर रहेगा ही। तो लगातार नीलामी की धमकी के कारण जमींदार कंपनी की पूरी तरह अधीन बने रहते थे। ठीक है, उसको डर था कि मेरा जमींदार क्या है, तो नीलाम कर देगा, तो कंपनी के अधीन बने हुए रहते थे। ठीक है, उसी के आगे दक्षिण एशियाई और प्रवासी। ठीक है, चौथा कानून क्या है आपका, सीमित। जमींदार को केवल राजस्व वसूली और जमींदारी प्रबंधन का अधिकार था। भूमि पर असली अधिकार किसका था, कंपनी। बोले ना कि भूमि दिया जाता था लेकिन जमींदार का उस नहीं था, उसका किसका अधिकार था, जो कंपनी दिया था जमींदार को उसी का अधिकार था, तो उसी से वो कर वसूलता था। ठीक है, चौथा पॉइंट। पांचवा आपका क्या है, राजस्व भुगतान की अनिवार्यता। वो सूर्यास्त कानून कि फसल खराब हो या अकाल पड़ जाए, जमींदार को क्या है, हर साल पूरी राशि जमा करनी होती थी, जिससे वह कंपनी पर निर्भर रहता था। ठीक है, ये भी सूर्यास्त कानून के अंदर आएगा कि फसल कैसा भी रहेगा उसको क्या है, कर जमा करना ही पड़ेगा साल में। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रशासनिक नियंत्रण कि कंपनी अधिकारी मतलब कलेक्टर जमींदारों को गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर रहते थे कंपनी का, वो क्या है, जमींदारों पर निगरानी रखते थे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप पॉइंट वाइज पॉइंट से अपना नाम पता कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा कि जमींदार की जमींदारी क्यों नीलाम कर दी जाती थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राजस्व समय पर ना देने पर। तो इसमें क्या है आपका, यदि जमींदार कंपनी को तय तारीख तक कि जितना तारीख को जमा करना रहता था राजस्व उतना को नहीं जमा करेगा तो उसका जमींदारी है नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, पहला। सूर्यास्त कानून लागू क्या था, यदि जमींदार सूर्यास्त तक भुगतान नहीं करेगा तो उसकी जमीन तुरंत नीलाम की जा सकती थी। ये दूसरा पॉइंट है आपका। कंपनी का पक्का राजस्व सुनिश्चित करना, मतलब ब्रिटिश सरकार क्या चाहते थे कि राजस्व हर साल में मिले, हर एक साल में राजस्व मिले। इसीलिए देर होने पर, अगर देर करता था एक साल में भी, तो उसका जमींदार छीनना आसान तरीका था। जैसे ही देर करेगा उसका जमींदारी छीन लिया जाएगा। और चौथा पॉइंट है जमींदार को नियंत्रण में रखने के लिए क्या है, अधिकारी भेजता था। ठीक है, तो नीलामी का डर जमींदारों को कंपनी के प्रति हमेशा वफादार और आज्ञाकारी बनाए रखता था। ठीक है, ये अधिकार कंपनी का ही था। डर से जमींदार क्या है, डर से कंपनी के प्रति हमेशा वफादार और आज्ञाकारी रहता था कि मेरा जमींदारी चला जाएगा चला जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये तो घुमा फिरा